आप सभी को एग्जामिनर यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि ये जो पूरा साल बचा हुआ उसमें हम लोग जेटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसी सीरीज में हम लोग सीडीपी का क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज के सेशन में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपका जेटेट 2015 में क्लास 1 to 5 वाला में आया था। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक जो है ये आपका क्या था, गद्यांश था, यानी कि कंप्रीहेंशन पूछा गया था आपसे। और इसका डिस्कस हम लोग पहले 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो एमसीक्यू बेस्ड है, पेडागोगी और हिंदी ग्रामर से पूछा गया है, और फिर हम लोग कंप्रीहेंशन पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 जो पूछा गया था, क्या पूछा गया था आपसे, हिंदी पेडागोगी से क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते थे अगर आप सीडीपी को बहुत ही ढंग से पढ़े होंगे। सीडीपी को अगर ढंग से आप पढ़े होंगे तो हिंदी पेडागोगी, इंग्लिश पेडागोगी का मैक्सिमम क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी जो है सड़क को सरक बोलते हैं। आप नोटिस किए होंगे अगर आप स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं तो कुछ विद्यार्थी जो है जो नॉर्मल टोन है उससे थोड़ा सा हट के टोन को बोलते हैं। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का संभावित कारण आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है आपका उनकी मातृभाषा का प्रभाव। एज पर एग्जाम्पल कि कोई अगर संथाली बच्चा है तो उनका जो मातृभाषा है उसका प्रभाव आपको कहाँ देखने को मिलेगा। अगर वो हिंदी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। कोई बंगाली है तो वो जब हिंदी बोल रहा होगा तो उसको भी वहाँ पर क्या होगा, दिक्कत होगा। तो वो प्रॉब्लम क्यों एराइज हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या है कि उसकी मातृभाषा का प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलेगा जब आप हिंदी पढ़ाएंगे तब। वो अगर तमिल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वह तमिल लैंग्वेज का टोन हम लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि जो रीजनल लैंग्वेज या मातृभाषा है उसका टोन क्या रहेगा हम लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि उनकी मदर टंग का इफेक्ट के कारण वो सड़क को क्या बोल रहे थे, सड़क बोल रहे थे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्योहार विशेष के बारे में बताना है। जैसे आप लैंग्वेज की क्लास ले रहे हैं, हिंदी भाषा की क्लास ले रहे हैं और वहां पर कोई त्योहार के बारे में क्या कर रहे हैं, आप डिस्कस कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, चार ऑप्शन आपको दिया गया था। पहला ऑप्शन है कि सैंपट पर उस त्योहार विशेष के बारे में लिख देंगे। बी में है कि किसी पुस्तक से उन त्योहार के बारे में आप पढ़कर सुनाएंगे। थर्ड है कि बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे। तो सबसे बेस्ट जो आंसर होगा, बेस्ट प्रोसेस है वो क्या है, सी नंबर है। क्या है कि आप जब भी कोई फेस्टिवल के बारे में बताएंगे बच्चों को, कोई त्यौहार के बारे में बताएंगे, तो पहले आप बच्चों का जो अनुभव है, बच्चों का जो एक्सपीरियंस है उसको आप जानने की कोशिश करेंगे। उससे बच्चे उस त्यौहार से ज़्यादा कनेक्टेड हो पाएंगे और वो बेहतर जो भी चीज़ आप सिखाना चाहते हैं वो सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चों को उस त्यौहार के बारे में अपने अपने अनुभव को सुनाने के लिए कहेंगे, फिर आपको जो करना है प्रोसेस वो आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। और इससे पहले अगर आप जेटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है एग्जाम नैनो एप्लीकेशन में अवेलेबल है, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण यानी कि बच्चों का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसके निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है, किसका सबसे ज्यादा योगदान है। इसका भी आंसर आप इजीली कर सकते हैं अगर आप सीडीपी को बेहतर पढ़े होंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी बच्चे का, जब वो बच्चा है, चाइल्ड है, तो उसका सबसे बेस्ट डेवलपमेंट कब होता है, जब वो मदर टंग या मातृभाषा में चीज़ों को सीखता है। और एनईपी 2020 में इस चीज़ का काफ़ी जोर दिया गया कि बच्चों को जो पढ़ाना है, जो मीडियम रखना है, माध्यम रखना है, शुरुआती के कुछ साल हम लोग क्या रखेंगे, उसको मातृभाषा में ही पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा, मातृभाषा में अगर आप चीज़ों को सिखाएंगे तो चीज़ों से वो जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे। और जैसे अगर कोई बच्चा को आप इंग्लिश में सिखा रहे हैं शुरुआत से, तो इंग्लिश उसका मदर टंग है नहीं, वो विदेशी भाषा है, वहाँ दिक्कत क्या आएगी कि पहले उसको इंग्लिश की चीज़ों को समझना होगा, फिर उस चीज़ को ऑटोमेटिकली ब्रेन जो है अपना मातृभाषा में समझने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस क्या होगा, डिले होगा, वो थोड़ा सा कम सीख पाएंगे इन द कंपेरिजन ऑफ मातृभाषा, मदर टंग के कंपेरिजन में, मातृभाषा की तुलना में। तो किसी भी बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, मातृभाषा का। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सही उत्तर होगा।
लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया था आपसे? ये सारा पेडागोगी से, हिंदी पेडागोगी से ये सब क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था आपसे कि भाषा की जो पढ़ाई है, भाषा की पढ़ाई भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है। यानी आप बच्चों को लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, हिंदी भाषा सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या सिर्फ और सिर्फ आप पाठ्य पुस्तक से इसको सिखा सकते हैं? जो कि गलत स्टेटमेंट है। भाषा सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे उपाय हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पाठ्य पुस्तक नहीं होगा। सेकंड है कि समूची पाठ्य चर्चा में व्यक्त है। सी एस समूची पाठ्य चर्चा का केवल हिस्सा है, तो एक थोड़ा सा हिस्सा है नहीं भाषा सीखना। बेहद जटिल और संवेदनशील है, ये भी गलत है। भाषा सीखना बहुत जटिल और संवेदनशील नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एग्जैक्ट आंसर है कि समूची पाठ्य चर्चा में भाषा क्या है? व्याप्त है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग कमेंट वगैरह भी करते रहिएगा, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद अगर आप कमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं तो इससे थोड़ा सा पॉजिटिव फीडबैक नहीं आता, फीडबैक अच्छा नहीं आता। लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन बना रहता है। और डेली बेसिस पर वीडियो बनाने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, वो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? वो मोटिवेशन जब आप वीडियो में इंटरेक्ट करेंगे, या तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या कमेंट कीजिए, जहाँ भी आपको डाउट है, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक पर आप लिख सकते हैं, जान सकते हैं। कुछ ना कुछ पूछेंगे, आप अपने साइड से क्वेश्चन करेंगे, तब हम उस चीज़ को रिसर्च करेंगे, उसका आंसर देंगे। तो इसमें एक टू वे कम्युनिकेशन क्या होगा? क्रिएट होगा। 20 आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं है? तो चारों स्टेटमेंट दिया हुआ, और हिंदी भाषा के शिक्षण में जो स्टेटमेंट गलत है वो स्टेटमेंट को आपको मार्क करना है। पहला स्टेटमेंट है कि कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि बच्चे जब खुलकर आपसे बात करेंगे तो ही आप जो है बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। अगर बच्चे आपसे डर रहे, बच्चे इंडिपेंडेंट फील नहीं कर रहे, स्वतंत्र फील नहीं कर रहे क्लास में, तो एक बहुत बढ़िया क्लासरूम जो है नहीं क्रिएट होता। बी है आपका, कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जब आप 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाएंगे तो भाषा में रुचि पैदा करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट मेथड में से एक मेथड होता है बाल साहित्य। बाल साहित्य से वो बहुत ही जल्दी कनेक्ट होते हैं। तो ये भी सही है कि भाषा शिक्षण में ये जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सी नंबर है कि कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए, जो कि आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। सिर्फ और सिर्फ लिखित कार्य देने से ही ज़्यादा लिखित कार्य देना जरूरी है, बट अधिकाधिक लिखाओ स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे आप कि मैक्सिमम क्या करा रहे हैं, आप लिखित कार्य दे रहे हैं। तो इससे भाषा शिक्षण जो एक बैलेंस वे में नहीं होगा। तो यही जो स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट है। बाकी डी में क्या है देख लेते हैं इसको भी, कि कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में लैंग्वेज की डाइवर्सिटी, तो बच्चे का जो भी भाषा है उस भाषा को हम लोगों को सम्मान देंगे तो बच्चे और इंटरेस्ट होंगे चीज़ों को जानने में, पढ़ने में, सुनने में। 21 की ओर मूव करेंगे हम लोग। 21 आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए क्या जरूरी है? यानी बच्चे कोई लेख लिखा है और उसमें उसका क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास जगाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए क्या जरूरी है? तो उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए। यानी वो जो वर्तनी है, वर्तनी की शुद्धता को क्या करेंगे हम लोग? मोटिवेट करेंगे, सराहा जाए, तो वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। 22 आपसे पूछा जा रहा है कि जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है, हम लोग देखते हैं क्लास में बहुत सारे बच्चों को क्या दिक्कत आती है? लिखने में दिक्कत आ रही है। तो ये किस बीमारी से ग्रसित है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो सीडीपी वाला क्लास में भी इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस किए थे कि लिखने में अगर दिक्कत हो रहा तो उसे हम लोग डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगर उसको कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है तो उसको कहते हैं हम लोग डिसकैलकुलिया सॉरी। अगर उसको स्वर अक्षमता है तो उसको डिस्फोनिया कहते हैं, और पढ़ने में दिक्कत है तो उसको डिसलेक्सिया कहते हैं हम लोग। तो ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चारों को आप एकदम याद जरूर रखिएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाए। भले ये लिखने वाला नहीं पूछ के आपसे पूछा जा सकता है कि पढ़ने में दिक्कत हो रहा, कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा, या तो सीडीपी में पूछ लिया जाएगा या आपका इंग्लिश या हिंदी पेडागोगी में पूछ लिया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है कि मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता यानी मल्टी लैंग्वेजिज्म को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ? अगर आपके क्लास में जो बच्चे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको क्या करना होगा? बहुभाषिकता को इंपॉर्टेंस देना होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे कि सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं इंडिया में, अभी भी प्रैक्टिस चलाता है कि इंग्लिश में बोलना है आपको। किस में बोलना है? इंग्लिश में।
और कुछ दूसरा लैंग्वेज को यूज नहीं करना, जो कि सरासर गलत है। और एनएपी 2020 में इस चीज़ को डिमोटिवेट भी किया गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक भाषा पर जोर नहीं डाल सकते स्कूल में। आपको क्या करना होगा, मल्टीपल लैंग्वेज पर फोकस करना होगा। जो भी बच्चे अपने भाषा में बात कर रहे हैं उसका आज़ादी आपको देना होगा। अगर वो संथाली बैकग्राउंड से आता है तो वो संथाली भाषा में बात कर सकते हैं, ये आज़ादी आपको देना होगा। जो हिंदी भाषी है, हिंदी से बोलना हिंदी में बोलने के लिए आज़ादी देना होगा आपको। तो ये क्या करेंगे, आप सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने और सुनने की आज़ादी देंगे आप, तो क्लास और फ्रूटफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जा रहा है कि पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को साथ भाषा सिखाने के लिए क्या जरूरी है। यानी कोई बच्चा है जो 1 या 2 क्लास में पढ़ता हो, तो उसको अगर आप भाषा आप सिखाना चाहते हैं तो क्या सबसे बेस्ट मेथड है। तो पहला है कि अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान। तो क्लास 1-2 के बच्चों को पर आप ये प्रैक्टिकल कर नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है बात कहने के तरीकों का अभ्यास कराया जाए। ऑप्शन सी है कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिया जाए। इससे भी आप भाषा बहुत ही बेटर तरीके से नहीं सिखा सकते। बेस्ट आंसर आपको ढूंढना है। सीडीपी में क्या होता है कि चारों ऑप्शन में से लगेगा कि चारों ठीक है, बट एक आंसर ऐसा होगा जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सबसे नजदीक होगा, तो वो आंसर आपको फाइंड करना है। डी है कि पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो ये जो पारस्परिक संवाद है इससे बच्चे भाषा को बेहतर सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे बेस्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। तो 24 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जा रहा है कि पढ़ना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। हम लोग जानते हैं कि जो स्किल होता है लैंग्वेज का 4 स्किल होता है, तो इसमें पढ़ना, तो पढ़ने में कौन सा स्किल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अर्थ एवं अनुमान में ये जो है अर्थ एवं अनुमान लगाना जो है पठन कौशल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पढ़ने की गति उतना रोल प्ले नहीं करता है, बट पढ़ते टाइम शब्द का अर्थ निकालना और अनुमान लगाना ये बेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें, रीडिंग स्किल में, या हम लोग कह सकते हैं पठन कौशल में। 26 आपसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। जब बच्चे प्राइमरी लेवल पर होते हैं तो उस टाइम उसको किस प्रकार की कविता पसंद आता है, किस प्रकार का, जिनमें क्या हो तुकबंदी हो, जिसमें लय और शब्दावली आकर्षित हो, तो उस टाइप की कविता ज्यादा पसंद है। जिसमें क्या हो, लय और शब्दावली आकर्षित हो, लय और शब्दावली ये दोनों अगर आकर्षक होगा तो वो सबसे ज्यादा पसंद करेंगे उस टाइप की कविता को। ये क्या होना चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि लय और शब्दावली में क्या होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, आकर्षित होनी चाहिए उन सारी चीजों से, तो वो बेहतर समझ पाएंगे। 27 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका उचित नहीं है। भाषा अर्जन के संबंध में चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो पहला ऑप्शन है उचित नहीं है। पहला आप देख लेंगे कि क्या पूछा गया है, कौन सा उचित नहीं है पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए है कि सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। हाँ, ये तो सही स्टेटमेंट है, आंसर नहीं होगा। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, प्राइमरी के बच्चों को नियम सिखा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा कि भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ये एक उचित कथन नहीं है। किस चीज़ को लेकर के, भाषा अर्जन के संबंध में। तो शब्दों का खेल को आप समझिएगा, हिंदी है तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे इस पर। 28 आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। अगर भाषा का आप क्लास ले रहे हैं, लैंग्वेज का आप क्लास ले रहे हैं और उसमें आप एक डेमोक्रेटिक माहौल बनाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक माहौल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। उसके लिए क्या है कि स्वतंत्र और मौलिक अभिव्यक्ति का अवसर देना। यानी कि बच्चों से आप क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उत्तर देंगे और जो भी वो उत्तर देंगे उसको आप क्या करेंगे, और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे और भी राय जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों को आप डांटेंगे नहीं कि तुम गलत बोल दिया ठीक है, आप उसको समझाएंगे। तो इस ये सब स्टेप आप करेंगे तो आप कक्षा को क्या बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक बना सकते हैं, डेमोक्रेटिक क्लासरूम आप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, कॉन्सेप्चुलाइज क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझना होगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29 को आप देखिए। अब 29 आपसे पूछा जा रहा है कि कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है। जैसे हिंदी वगैरह हम लोग पढ़ाते हैं तो हिंदी में क्या रहता है, कहानी रहता है। अब उस कहानी को पढ़ाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कहानी को पढ़ाने के बाद
पहला है कि कहानी को अपने शब्दों में कहना। तो ये तो एक्टिविटी हम लोग करते हैं। कहानी को, जैसे कहानी का जो भी लेखक का लिखा हुआ है उसका एक अलग लैंग्वेज है, तो जब आप अपने शब्दों में कहेंगे उसका एक अलग लैंग्वेज निकल कर आएगा। ये तो हम लोग करते हैं। कहानी का अंत परिवर्तित करना, ये हम लोग करते हैं इंटरेस्ट पैदा करने के लिए और बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, यानी उसके अंदर क्रिएटिविटी आए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कहानी का अंत को क्या बोलते हैं बच्चों लोगों की, कि अगर ऐसा होता तो अंत में क्या होता, पूछते हैं ना हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं। कहानी को आगे बढ़ाना, ये भी चीज हम लोग करते हैं। कहानी खत्म हो गया, बट आप क्या करेंगे, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी चेक करने के लिए, उसको और अवसर देने के लिए आप क्या बोलेंगे, ठीक है कहानी को तुम और आगे बढ़ाओ। तो हम लोग कहानी को आगे भी बढ़ाते हैं, बट कहानी को सेम टू सेम हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। तो ये गतिविधि बहुत ही कम प्रभावी है, इससे बच्चों को बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएगा, या आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई पॉजिटिव फीडबैक जाएगा नहीं। कोई चीज होने वाला है एक बार कहानी को सुनने के बाद, कहानी को हम लोग दोहराते नहीं है, ये कम प्रभावी है। दोहराएंगे कब, जब बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो आप कहानी को दोहरा सकते हैं। तो 29 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक। अब क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक हम पहले बताए थे कि इसमें आपका पैसेज पूछा जाएगा, यानी कि आपसे कंप्रिहेंशन पूछा जाएगा। तो कंप्रिहेंशन को जब भी आपको सॉल्व करना हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, रीड क्वेश्चन फर्स्ट। पहले आप पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, फिर पैसेज को पढ़ने जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। रीड क्वेश्चन फर्स्ट, पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद जो है आपका उत्तर देना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, फिर आपको पैसेज पढ़ना है। तो ये पैसेज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पैसेज को हम यहाँ थोड़ा आप सोलो कर लीजिएगा, सोलो करके आप पढ़ लीजिएगा पैसेज को। पैसेज है कि क्यों एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने का प्रयास हम माता पिता हमेशा से करते आए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज है, इसको पढ़िएगा, इसको थोड़ा सा आप स्लो कर लीजिएगा। हम पैसेज पढ़ कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो पैसेज को आप पढ़ेगा, सीधा हम क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं यहाँ पर। पैसेज को आप पहले पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन वाला सेशन में जाएंगे आप, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये रहा पैसेज, और थोड़ा सा इसमें ये रहा, इतना ही पैसेज है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इस पैसेज से कि बच्चों के पास सीखने के स्रोतों में से एक है। सीखने के स्रोतों में से एक क्या है, माता पिता, उत्सुकता, अध्यापक और पाठ्य पुस्तक। तो हम लोग सभी जानते हैं कि बच्चे जो सीखते हैं दो चीजों से सबसे ज्यादा सीखते हैं। क्या क्या, बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं कल्पनाशीलता यानी इमेजिनेशन से, कल्पनाशीलता से सबसे ज्यादा सीखते हैं बच्चे, ये हम बता रहे हैं पेडागोगी की पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा, अगर बच्चे में क्या है, इंटरेस्ट है, यानी कि वो बच्चे उस चीज को सीखने के लिए उत्सुक है, मोटिवेट है, तो वो सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो उत्सुकता जो है आपका उन स्रोतों में से एक होगा जो पैसेज में भी दिया हुआ, पैसेज को पढ़ेंगे तो वहां से आपको ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपसे कि सीखना तब भी होता है जब माता पिता और बच्चे, सीखना तब भी होता है जब माता पिता और बच्चे साथ साथ काम करें। हम लोग बहुत चीज सीखते हैं अपने घर वालों के साथ काम करके, माता पिता के साथ काम करके। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है आपसे कि गद्यांश के आधार पर क्या कहा जा सकता है। तो गद्यांश तो आप पढ़ लिए होंगे, आपको समझ में आया होगा पैसेज। तो गद्यांश के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे जो है रोजमर्रा के कार्यों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। डेली लाइफ का जो वर्क है, डेली एक्टिविटीज है, उससे भी बच्चे बहुत कुछ लर्न करते हैं। तो 3 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि कल्पनाशीलता और उत्सुकता को बढ़ावा देने से बच्चे क्या होगा, सीखने के आनंद में डूब जाता है। आप ही सोचिए ना, आपको अगर इंटरेस्ट होगा टीचिंग में तो आप डूब जाएंगे उस चीज में, आप ये नहीं सोचेंगे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, आप पढ़ाने में इतना खुश नजर आएंगे कि बाकी दुनिया को भूल जाएंगे। कब, जब आपके अंदर क्या रहेगा, इमेजिनेशन पावर रहेगा, दूसरा आप मोटिवेट रहेंगे उस चीज के लिए। और मान लीजिए कि आपके घर वाले आपको बोल दिए कि जाइए, जाओ तुम मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन किया है, इंटर में फर्स्ट डिवीजन किए हो, जाओ तुम यूपीएससी का तैयारी करो, और तुमको मन है ही नहीं, और आपको क्या मन है ही नहीं, और फिर आप उस चीज का तैयारी कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फालतू का टाइम लॉस होगा। तो आप कब बेहतर कर पाएंगे, या आप टीचिंग में ही आप सोचिए कि आपको टीचर बनना नहीं था, जबरदस्ती आपको बीएड वगैरह आप कर लिए होंगे, डीएलएड वगैरह आप कर लिए होंगे, तो क्या लगता है कि आप बहुत बेहतर टीचर बन जाएंगे, नहीं बन पाएंगे आप। बट कब बन पाएंगे आप, हो सकता है कि उसी प्रोफेशन में जाने के बाद आपको इंटरेस्ट पैदा हो। जो प्रोफेशन जो है ना, बहुत को ये बोलते हैं कि प्रोफेशन चेंज नहीं हो सकता, बट हो सकता है। बहुत लोग 30 के बाद भी अपना प्रोफेशन चेंज किए हैं। शुरुआत में कुछ प्रोफेशन में थे, बाद में प्रोफेशन चेंज करके आए हैं। तो उन लोगों के लिए मोटिवेशन फैक्टर ये है कि अगर आप प्रोफेशन चेंज किए हैं और जो प्रोफेशन में आज है, जबरदस्ती अगर नहीं है तो, नहीं, अगर जबरदस्ती अगर है
तो आप दो चीज़ों को अपने अंदर लाइए जो बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है। एक है कल्पनाशीलता लेके आइए और मोटिवेशन लेके आइए, फिर देखिए उस प्रोफेशन में आपको मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे आप। 5 आपसे पूछा जा रहा है कि मनोरंजक शब्द, ये जो मनोरंजक शब्द है ये कैसा शब्द है। तो मनोरंजक शब्द जो है, जैसे आप पहले इसका एक सेंटेंस बनाइए। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि वो खेल मनोरंजक है। तो खेल को क्या किया, खेल का विशेषता बताया। तो जो चीज किसी चीज का विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विशेषण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी दूसरे चीज का विशेषता को बताता है उसे हम लोग विशेषण के नाम से जानते हैं। तो मनोरंजक शब्द क्या है, विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि जीवन पर्यंत शब्द का क्या अर्थ है। वो तो आसान है, जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर, लाइफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्सुकता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दो होता है, एक प्रत्यय होता है और एक उपसर्ग होता है। एक प्रत्यय होता है और दूसरा आपका उपसर्ग होता है। प्रत्यय क्या है, जो शब्द के बाद में लगता है। जो क्या होता है, शब्द के बाद में लगता है। शब्द के उपरांत हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग प्रत्यय के नाम से जानते हैं। ये क्या होगा, शब्द के उपरांत। इसको लिख दे रहा हूं, शब्द के उपरांत। शब्द के उपरांत इसका प्रयोग होता है, शब्द के उपरांत प्रयोग होता है। जैसे यहां पर हुआ उत्सुक शब्द था, कौन सा शब्द था, उत्सुक था। अब उत्सुक में हम लोग ता प्रत्यय ऐड किए। कौन सा प्रत्यय ऐड किए, ता प्रत्यय ऐड किए। तो क्या बन गया, उत्सुकता बन गया। तो कौन सा प्रत्यय है इसमें, ता प्रत्यय है। कौन सा आपका, ता प्रत्यय। क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है आपसे, ये पैसेज से है आपका, कि किनके क्यों प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास हम करते आए हैं। बच्चों का आंसर बहुत ही आसान होगा। बच्चे हमेशा क्यों में जवाब पूछते हैं कि सूरज हमेशा क्यों पूर्व साइड से उगते हैं, पानी का कोई कलर क्यों नहीं है, या ये पेड़ पौधे का रंग हरा क्यों है। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे हमेशा करते हैं और उसका आंसर देने का प्रयास हम लोग शुरुआत से करते आए हैं एज ए टीचर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है आपसे कि सीखने का बढ़िया तरीका क्या है। आप सबसे बढ़िया कैसे सीख सकते हैं, प्रश्न पूछ करके, क्वेश्चन पूछ कर ही आप सबसे बढ़िया तरीका से सीख सकते हैं। जैसे जीएस में अगर हम लोग बात करें या सीडीपी में ही बात करें, आप थ्योरी पढ़ ली है, आपको थ्योरी का नॉलेज हो गया, बट उसके बाद भी अगर आपको उस थ्योरी में एक्सपर्ट बनना है तो उसका एमसीक्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। जीएस में भी जीएस आप पढ़ लिए हैं, जीएस पढ़ने के बाद उसका आपको जीके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, तो आप वो दिमाग में आपका हमेशा के लिए छप जाएगा। तो प्रश्न पूछना जो है आपका सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लियर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 15 तक और एक पैसेज दिया गया था 2015 में। पैसेज को आप पढ़ लेंगे। पैसेज है दिसंबर महीना के बारे में, कि साल के जिस माह से मुझे सबसे अधिक लगाव है वो दिसंबर ही है। लेखक का वाक्य है, या हम इसको स्लो कर रहे हैं थोड़ा सा। आप क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले पैसेज को आप पढ़ लेंगे पॉज करके। नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर फिर आपका यहाँ पर इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम में डाल देंगे, डोंट वरी। फिर हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि शब्दों का कौन सा जोड़ा जो है बाकी से भिन्न है। तो कंकड़ पत्थर दोनों एक दूसरे के समानार्थी है। पत्थर कंकड़ अलग अलग चीज तो है नहीं। सी में देखेंगे आप, सजाया सवारा दोनों सेम है, घास फूस दोनों सेम है, बट ये सुख दुख क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो यही जो जोड़ा है जो क्या है, एक दूसरे से अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि स्वार्थ को ताक पर रखकर क्या करते हैं हम लोग। स्वार्थ को ताक पर रखकर हम लोग क्या करते हैं, जीते हैं। स्वार्थ को ताक पर रखकर जीते हैं कौन, किसान। ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि किसान जो होते हैं वो स्वार्थ को ताक पर रखकर जीते, यानी उसके अंदर कोई स्वार्थी भावना नहीं होता जैसे कि बिजनेसमैन में होता। क्वेश्चन नंबर 12 में आप पूछेंगे तो आपसे पूछा गया था कि किसान अपने सुख दुख को कब भूल जाता है। जब वो फसल को काट लेते हैं तो वो अपने सुख दुख को क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसान से बना किसानी शब्द। किसान से क्या शब्द बना है, किसानी शब्द क्या है आपका। तो किसानी भी संज्ञा ही है, किसान भी संज्ञा है, किसानी भी क्या संज्ञा ही है। तो किसान जो है आपका, किसान में हम लोग कौन सा प्रत्यय लगाया है, यहाँ पर हम लोग ई प्रत्यय का जोड़ किए। क्या लगाया हम लोग, किसान में हम लोग कौन सा प्रत्यय लगा दिए, ई प्रत्यय लगा के हम लोग क्या बना दिए, किसानी बना दिए। और ये किसानी क्या, भाववाचक संज्ञा। अगर आपसे पूछ लिया जाएगी संज्ञा के कौन सा प्रकार है, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। 14 आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक खेती के साथ साथ लिखने का काम भी क्यों कर रहा है।
पैसेज को आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। इसके पीछे है कि किसान को कोई हीन न समझे, यानी किसान जो क्या अपना खेती के काम के साथ साथ वो लेखन का काम भी करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उसको कोई हीन ना समझे। 15 आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक को दिसंबर से विशेष लगाव है, उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि दिसंबर का जो धूप होती है वो बहुत ही कोमल होती है और ये लेखक को अच्छा लगता है, तो इसलिए क्या है उसके दिसंबर के प्रति विशेष लगाव है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल 30 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस किए, और जैसा कि शुरुआती दिन में ये बताए थे कि ये जो पूरा साल जो बचा हुआ आखिरी 6 दिन आपका, इस 6 दिन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जेटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, और फिर नया साल में हम लोग कुछ नया प्लान करेंगे। ये आपको आपके पास जब भी आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका PYQ आपको पता होनी चाहिए। इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज का सेशन ये रहेगा। कल 25 दिसंबर है, हो सकता है कि कल सेशन हम लोग ना डाल पाए क्योंकि कुछ प्लानिंग है घूमने घूमने जाने का। उसके बाद 26 से लेकर के जो 4-5 दिन है, 31 दिसंबर, उस 5 दिन में आपको काफ़ी सेशन देखने को मिलेगा। अरे एक दिन में 2-2 3-3 सेशन हम डाल देंगे। तो पूरा का पूरा जितना अभी तक जेटेट का एग्जाम हुआ है, और ये बात खुशी की बात है या दुख की बात है, दोनों ही है कि जेटेट का एग्जाम ज़्यादा हुआ नहीं। 6 साल का लंबा गैप रहा है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल में नए हैं तो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर देने की प्रयास करेंगे। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी ये PDF आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आपका एप्लीकेशन है एग्जाम नैनो, जो कि आपको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।